हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मंकी के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 31 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि प्रति माह 1,000 रुपए से 2,000 या 3,000 रुपए प्रति माह करने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन ए विधवा पेंशन योजना, ऑप्शन बी वृद्धा पेंशन योजना, ऑप्शन सी विकलांग पेंशन योजना, ऑप्शन डी कर्मचारी पेंशन योजना। देखिए, हाल ही में कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि हो सकती है। अभी ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि जो है वो 1,000 है। अभी 1,000 है, लेकिन इसको बढ़ाकर 2,000 या 3,000 रुपए प्रति माह तक किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने पिछले साल ही ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। हाल ही में संसद की स्थायी समिति की ओर से इस मामले में जल्द फैसला लेने के निर्देश के बाद श्रम मंत्रालय में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 1,000 रुपए की मासिक पेंशन को 3,000 रुपए करने पर सरकारी खजाने पर 15,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस मामले में फैसले से पहला वित्त मंत्रालय से भी सलाह ली जाएगी। ज्ञात हो, कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले पीएफ का एक भाग पेंशन फंड में चला जाता है। कर्मचारी के रिटायर होने पर पीएफ की एक मुश्त राशि मिल जाती है और पेंशन मद में जमा राशि के आधार पर मासिक पेंशन तय की जाती है। अभी ईपीएस के तहत मासिक पेंशन की अधिकतम जो राशि है वो 7,500 प्रति माह है। ठीक है, पर मंथ लिख दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका जो मिलने वाला है, लेकिन ये जो न्यूनतम का बात करिए, ध्यान रखिएगा न्यूनतम राशि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्मचारी पेंशन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से शहर में बायोडायवर्सिटी पार्कों के बारे में जानने के लिए कॉफी टेबल बुक की तर्ज पर ई बुक तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी लखनऊ। देखिए, दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्कों के बारे में जानने के लिए अब वहां जाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक क्लिक पर ही लैपटॉप पर सब कुछ मिल जाएगा। कॉफी टेबल बुक की तर्ज पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ई बुक तैयार कर रहा है। इस बुक में इन पार्कों से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसके लिए टेंडर भी निकाला गया है। दिल्ली के 7 बायोडायवर्सिटी पार्क है। पहला पार्क जो है वो वर्ष 2000 के आसपास बना है। पार्क का नाम भी बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला है यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, दूसरा अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, तीसरा नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क, चौथा तिलपत वैली डायवर्सिटी पार्क, पांचवा नार्थन रेंज यानी कमला नेहरू बायोडायवर्सिटी पार्क, छठा तुगलकाबाद बायोडायवर्सिटी पार्क और सातवां है साउथ दिल्ली बायोडायवर्सिटी पार्क। देखिए, तो इसकी सफलता के बाद पिछले 2 दशक में के दौरान 6 और पार्क तैयार किए गए। ठीक है, पहला पार्क 2000 में, उसके बाद 6 जो है 6 बाद में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर रहे डॉक्टर CR बाबू और यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के प्रभारी फैवाज और खुदरस की देखरेख में ये पार्क न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में इजाफा कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पेड़ पौधों और वनस्पति की भी व्यापक विविधता देखने को मिलती है। यही नहीं, इन पार्कों में ऐसे पशु पक्षी भी मिलने लगे हैं जो दिल्ली की भीड़ भाड़ से लुप्त हो गए हैं। इन पार्कों ने दिल्ली की आबोहवा में सुधार किया है। डीडीए ने अपनी इस सफलता को दिल्ली ही नहीं देश विदेश के जनमानस के साथ भी साझा करने की योजना बनाई है। हालांकि पहले यह योजना कॉफी टेबल बुक तैयार करने की थी, लेकिन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने मंजूरी न मिलने पर ई बुक तैयार करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना काल खत्म होने के बाद कॉफी टेबल बुक्स में भी छापा जा सकता है। बायोडायवर्सिटी पार्क पर तैयार की जा रही इस ई बुक में 225 पृष्ठों की होगी। इसका आकार जो है 14 बाई 12 इंच का रहेगा। ई बुक चित्र प्रधान होगी, साथ ही हर पार्क की पूरी जानकारी भी होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश की पहली सी प्लेन सेवा का परिचालन शुरू हो गया है। विश्व में पहली बार सी प्लेन सेवा कौन से देश में सफलतापूर्वक उड़ाया गया था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका।
देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किए। अहमदाबाद से साबरमती फ्रंट से नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी तक शुरू हुए इस परिचालन को प्रधानमंत्री मोदी ने सफल उद्घाटन किए। उड़ान योजना के तहत स्पाइस जेट रोजाना 2 सी प्लेन फ्लाइट का संचालन करेगी। आधे घंटे की इस उड़ान के लिए यात्रियों को एक तरफ से करीब 1500 रुपए खर्च करने होंगे। सी प्लेन सेवा से पर्यटन को नया आधार मिलेगा। बात करें सी प्लेन के बारे में, तो सी प्लेन के विकास का श्रेय ऑस्ट्रेलिया के विल्हेम क्रेस लिख देते हैं, विल्हेम क्रेस को जाता है, जिन्होंने वर्ष 1898 में 30 हॉर्स पावर का डायमॉलर इंजन वाला विमान बनाया। 28 मार्च 1910 को पहली बार फ्रांस के हेनरी कैब्रे ने पावर वाले सी प्लेन को सफलतापूर्वक उड़ाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का श्रेय जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं विल्हेम, लेकिन जो पहला बार उड़ाया गया था सफलतापूर्वक वो फ्रांस में उड़ाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के विमान छोटे जल निकायों के छोटी हवाई पट्टी से उड़ान भरने व लैंडिंग करने में सक्षम होते हैं। सी प्लेन वर्ष 1930 के आसपास अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका व एशिया के लोकप्रिय हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। इसी दौरान जर्मनी ने सबसे भारी सी प्लेन यानी फ्लाइंग बोट का निर्माण किया था। बात करें भारत में सी प्लेन के बारे में, तो केरल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 2 जून 2013 को कोलंबो में सी प्लेन परियोजना की शुरुआत की थी। हालांकि इसका व्यावसायिक परिचालन स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण संभव नहीं हो सका। अंडमान व निकोबार में 30 दिसंबर 2010 को व्यावसायिक सी प्लेन योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तर्ज पर की गई थी। भारत के पूर्वोत्तर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, अंडमान, लक्षद्वीप और अन्य समुद्री इलाकों में भी सी प्लेन परियोजना की संभावनाओं को टटोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की कौन से विश्वविद्यालय में देश का पहला वैदिक योग, वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्नातक कोर्स शुरू हो रहा है? ऑप्शन ए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। इसको भारत के कर लीजिएगा, ठीक है, भारत के। देखिए, वेद भारत के आध्यात्मिक चिंतन, मंत्र, श्लोक, साहित्य, संस्कृति या विज्ञान तक सीमित नहीं है। यह प्रौद्योगिकी में भी काफी समृद्ध है। वेद के बाद आए वेदांगों में कल्प सूत्र के 4 अंग स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र बताए गए हैं, जो पूरी तरह गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोगों पर आधारित है। इसी को लेकर BHU में वैदिक योग, वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का पहला स्नातक कोर्स शुरू हो रहा है। 4 नवंबर को होने वाले एकेडमिक काउंसिल की बैठक में वैदिक योग कोर्स को मंजूरी मिल सकती है, जबकि वैदिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में के स्नातक व परास्नातक कोर्स को काउंसिल की अगली बैठक तक अनुमति मिलेगी। वैदिक योग के पाठ्यक्रम के अनुसार प्राचीन ज्ञान विज्ञान, योग, मुद्रा और प्राच्य खेलों द्वारा होने वाली स्वास्थ्य लाभ का एक अकादमिक आधार तैयार किया जाएगा। वहीं वैदिक प्रौद्योगिकी के मांत्रिक, तांत्रिक और यांत्रिक समेत धातु विज्ञान, विमान विधा, नौका शास्त्र और वस्त्र उद्योग आदि पर छात्र शोध और अनुसंधान करेंगे। उदाहरण स्वरूप पारे या रसायन से सोना बनाने की कला हो या सूर्य विज्ञान के विधा या फिर पंचगव्य से उर्वरक, भस्म से जैविक खाद अथवा वनौषधि से जल शोधन, इन सब प्राच्य विद्याओं पर वैदिक विज्ञान की नई प्रयोगशाला में काम होगा। इसके अलावा इस कोर्स में शामिल वैदिक इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन के तहत टेलीस्कोप, विमान, अणुविज्ञान, नौका समेत तमाम उन वैदिक व पौराणिक यंत्रों पर शोध कर उनकी व्यवहारिकता को स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मैला ढोने की कुप्रथा के खिलाफ 37 सालों से अभियान चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता विल्सन रिजवाड़ा को इस कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में कौन से भारतीय अभिनेता का सहयोग मिला है? ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी आमिर खान, ऑप्शन डी अक्षय कुमार।
देखिए, मैला ढोने की कुप्रथा के खिलाफ 37 सालों से अभियान चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता वेजवाड़ा विल्सन को हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का साथ मिलेगा। उनके आंदोलन से प्रभावित अमिताभ ने कहा कि वो मैला ढोने की कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता की इस मुहिम में सहभागी बनेंगे। वो इसके लिए संदेश जारी करेंगे। पटेल नगर में रहने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वेजवाड़ा विल्सन और सफाई कर्मचारी आंदोलन के संयोजक मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उनका जन्म कर्नाटक के कोलार में हुआ था और वे खुद मैला ढोने वाले समुदाय से हैं। 1982 में उन्होंने इसके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर आवाज उठानी शुरू की। 1983 में इसे लेकर कानून भी बना। उन्होंने 2003 में इस कुप्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की और लंबे कानूनी संघर्ष के बाद 2014 में इसे लेकर फैसला आया, जिसमें मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाने के साथ वर्ष 1993 के बाद से अब तक सीवर सफाई के दौरान दम तोड़ने वाले सफाई कर्मियों की पहचान कर उनके घर वालों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। जब इस फैसले पर अपेक्षित काम नहीं हुआ तो 2015 में विल्सन ने पूरे देश में भीम यात्रा निकाली और 1600 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान की जिनका निधन सीवर या टैंक की सफाई के दौरान हुआ था। इनके परिजनों को मुआवजा दिलाने तथा मैला ढोने की कुप्रथा को खत्म करने को लेकर विल्सन की संघर्ष यात्रा जारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से राज्य में 50 करोड़ साल पुराना स्ट्रेटोमेटोलाइट या फॉसिल्स, जिसे धारीदार अवसादी सेल भी कहते हैं, मिला है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए, प्रतापनगर के पीड़ी पर्वत में स्ट्रेटोमेटोलाइट फॉसिल्स, जिसे धारीदार अवसादी सेल कहते हैं, का खजाना मिला है। तकरीबन 50 करोड़ साल पुराना माना जाने वाला इस स्ट्रेटोमेटोलाइट का परीक्षण के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय भेजा गया था। विवि के भूविज्ञानी प्रोफेसर बहादुर सिंह कौटिल्या इस पर अध्ययन कर रहे हैं। पीड़ी पर्वत में कई अन्य स्ट्रेटोमेटोलाइट जीवाश्म भी मौजूद हैं। टिहरी वन प्रभाग के प्रतापनगर ब्लॉक में समुद्र तल से 8367 फीट की ऊंचाई पर स्थित पौड़ी पर्वत में मिले स्ट्रेटोमेटोलाइट फॉसिल्स मूल रूप से साइनोबैक्टीरिया की परत के ऊपर परत उगने से उत्पन्न होती है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है। इसी वर्ष सितंबर में वन विभाग की टीम ने यहाँ का दौरा किया था। इस दौरान पीड़ी पर्वत पर स्ट्रेटोमेटोलाइट की तरह कुछ नजर आया था। स्ट्रेटोमेटोलाइट की उम्र लगभग 50 करोड़ साल हो सकती है। इस तरह के जीवाश्म करोड़ों साल पहले सरीसृप वर्ग के जीव रहे होंगे, इसलिए इसमें मौजूद तत्वों की जांच की जा रही है। इसके बाद जीवाश्म संरक्षण के लिए टिहरी वन प्रभाग को सौंप दिया जाएगा। बात करें स्ट्रेटोमेटोलाइट के बारे में, तो अरबों साल पहले धरती पर कुछ सरीसृप या अन्य जीव मौजूद थे। मरने के बाद भी इनकी जीवाश्म सुरक्षित है। यह जरूर हुआ कि समय के साथ इन जीवाश्म पर मिट्टी की परत जमती चली गई। लंबे अंतराल में प्राकृतिक बदलाव को झेलते हुए ये जीवाश्म चट्टान में बदल गए। वाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर राजेश वर्मा बताते हैं कि स्ट्रेटोमेटोलाइट असल में 90 से 100 साल पुरानी काई यानी सेवाल है। यह इस बात का संकेत है कि इस दौर में इन इलाकों में वातावरण न अधिक गर्म रहा होगा न अधिक ठंडा ही। कम पानी, खासकर चूना पत्थर वाले इलाकों में इस तरह की काई का पाया जाना सामान्य होता है। देखिए, इसके अलावा उत्तराखंड के अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों के बाद अब टिहरी जिले में स्ट्रेटोमेटोलाइट जीवाश्म मिले हैं। 3 जिलों में जीवाश्मों पर व्यापक शोध से नई जानकारी सामने आ सकती है। इससे इतिहास के कई नए अध्याय भी खुलेंगे जो नए शोध में काम आएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए केंद्र सरकार द्वारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020 के तहत वायु प्रदूषण फैलाने वालों को कितने साल की सजा दी जा सकेगी? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 6 साल।
देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए केंद्र सरकार एक नया अध्यादेश लाई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020 के तहत वायु प्रदूषण फैलाने वालों को 5 साल की सजा दी जा सकेगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के समग्र तरीके से रोकथाम समेत उससे जुड़े सभी उपायों को लेकर एक आयोग का गठन भी होगा। हर एजेंसी को उसके आदेशों का मानना होगा। साथ ही करीब 22 वर्षों से इसे लेकर काम कर रही एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को भंग कर दिया गया है। राष्ट्रपति की ओर से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ध्यान रखिएगा, इस अध्यादेश के बाद जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी था उसको भंग कर दिया गया है। ठीक है, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण को होने वाली सुनवाई से ठीक पहले लाया, जिसे सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश भी किया गया। मंत्रालय के मुताबिक संसद के आगामी सत्र में इससे जुड़े विधेयक को पेश किया जाएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अध्यादेश 6 माह तक ही वैध होता है। वायु प्रदूषण रोकने के मौजूदा कानून के तहत प्रदूषण फैलाने वालों पर अब तक 1 लाख तक जुर्माने व 1 साल की सजा का ही प्रावधान था। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक इस नए कानून से दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण को कम करने पर और भी प्रभावी तरीके से काम हो सकेगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए जिस आयोग के गठन को मंजूरी दी है वो 18 सदस्य वाली होगी। ठीक है, 18 सदस्यीय होगा। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष सहित 7 पूर्णकालीन सदस्य होंगे। बाकी सदस्यों का कार्यकाल 3-3 साल का होगा। इसमें एक सदस्य इसरो का होगा। आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव या राज्य सरकार के मुख्य सचिव स्तर पर कोई अधिकारी होगा। बाकी सदस्य वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरणविदु सहित वायु प्रदूषण से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या फिर अधिकतम 70 साल की उम्र तक होगा। साथ ही आयोग अपनी उप समितियों या निगरानी के लिए एक अलग से दस्ता भी गठित कर सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा कितने हजार लीटर से कम भूजल दोहन करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसे एनओसी कहते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, लेने की शर्त से छूट दी गई है। ऑप्शन ए 12,000, ऑप्शन बी 10,000 लीटर, ऑप्शन सी 5,000 लीटर, ऑप्शन डी 8,000 लीटर। देखिए, औद्योगिक गतिविधियों के जरिए आत्मनिर्भर बनने की मुहिम के बीच केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी यानी एमएसएमई को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत रोजाना 10,000 लीटर से कम भूजल दोहन करने वाले उद्यमियों पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। इन इकाइयों को भूजल दोहन करने के लिए प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेने की शर्त से भी छूट दी गई है। यही नहीं, इन इकाइयों से भूजल दोहन की मात्रा के अनुसार किसी प्रकार की राशि भी नहीं ली जाएगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश की ही करीब 5 से 6 लाख इकाइयां लाभान्वित होगी। हालांकि बोतल बंद पानी का व्यवसाय करने वाली इकाइयों को इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने 26 अक्टूबर को गाइडलाइन से जुड़े कई दिशा निर्देश पर अधिसूचना जारी की है। इससे पूर्व केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत गत 24 सितंबर को भूजल दोहन के नियंत्रण व रेगुलेशन की गाइडलाइन जारी की गई थी। यह गाइडलाइन पूरे देश में उद्योगों, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यावसायिक व खनन गतिविधियों में भूजल दोहन पर अंकुश लगाने के लिए है। जिन राज्यों में भूजल प्राधिकरण गठित है उनको भी इसी गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2019 को भूजल प्रबंधन एवं विनिमय एक्ट लागू हो चुका है और इसके तहत राज्य भूजल प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10,000 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी फसल की लोकप्रिय प्रजाति पर जलवायु परिवर्तन के कारण रेड रॉट जैसी फंगल बीमारी से इस प्रजाति पर खतरा मंडराने लगा है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी चाय। यहाँ पे ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखिए गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की आंखों का तारा बन चुका है। CO लिख देते हैं, CO02
38 प्रजाति पर इससे समय से पहले ही खतरा मंडराने लगा है। मानसून के जबरदस्त बारिश और गन्ना खेतों में पानी जमा होने से इसमें रेड रॉट जैसी फंगल बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वी व मध्य उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा गया है। इसकी रफ्तार अगर तेज हुई तो आने वाले दिनों में गन्ना किसानों के साथ चीनी उद्योग की मुश्किलें बढ़ सकती है। अचानक बने हालात में गन्ने की वैकल्पिक प्रजाति के बीजों की मांग को पूरा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस प्रजाति की कवरेज अधिक होने की वजह से अन्य वैकल्पिक प्रजाति वाले गन्ने की खेती कम हो रही है। रेड रॉट फंगल बीमारी के बारे में CO0238 के जनक डॉक्टर वक्सी राम का कहना है कि यह बीमारी मिट्टी, संक्रमित फसल वाले बीजों और पानी से फैलती है। वैसे तो यह प्रजाति रेड रॉट अवरोधी विकसित की गई है, लेकिन समय के साथ इसमें फंगस अपना स्वरूप बदल लेते हैं। इस प्रजाति के 1 दशक तक रोग अवरोधी होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मानसून की अधिक बारिश ने पूर्वी व मध्य उत्तर प्रदेश में बीमारी का प्रकोप देखा गया है। डॉक्टर राम ने इस तरह की आकांक्षा इस प्रजाति के रिलीज होने के समय ही जता दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गन्ना। ये ध्यान रखिएगा, ये गन्ने की प्रजाति है जिस पर ये अभी रेड रॉट बीमारी आए हैं, ठीक है, फंगल जैसी बीमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने बेहद खतरनाक मानी जाने वाली हार्पून मिसाइल को कौन से देश को देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी ताइवान। देखिए, चीन की धमकी से बेपरवाह ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को अब हार्पून मिसाइल देने का निर्णय लिया है। उसने अमेरिकी सांसद को सूचित किया कि ताइवान को 2.37 अरब डॉलर, ठीक है, अरब डॉलर यानी करीब जो हम लोग का अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 17,400 करोड़ रुपए में कि हार्पून मिसाइल सिस्टम बेचने की योजना है। प्रशासन के इस ऐलान के कुछ घंटे पहले ही चीन ने कहा था कि ताइवान को हथियार बिक्री में शामिल लॉकहीड मार्टिन, बोइंग डिफेंस और रेथियन जैसी अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका की ओर से वास्तविक नए हथियारों की बिक्री पर ताइवान ने कहा कि चीन के बढ़ते खतरे के बीच उसकी रक्षा व्यवस्था मजबूत और विश्वसनीय होगी। विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए ताइवान की हिफाजत जरूरी है। यह इसलिए भी अहम है कि सशक्त ताइवान ने ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। विभाग ने बताया कि इस सौदे से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा था कि चीन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा। ताइवान को हथियार बिक्री में शामिल अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उसका ऐलान उन खबरों के बाद किया जिसमें अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने गत हफ्ते बताया कि ताइवान का सेंसर, मिसाइल और टैंक समेत 1.8 अरब डॉलर के रक्षा सौदों की स्वीकृति दी गई है। बात करें हार्पून मिसाइल के बारे में तो यह मिसाइल बेहद खतरनाक घातक मानी जाती है। हार्पून मिसाइल जमीनी लक्ष्यों के साथ ही युद्धपोतों को तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल में GPS लगा है, इससे यह सटीक हमला करती है। इस हमला के तटीय रक्षा ठिकानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के अड्डों के साथ ही बंदरगाहों पर खड़े पोतों और औद्योगिक केंद्रों को भी तबाह किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताइवान। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।